हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेनेटिक्स की डीपीपी नंबर 13। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टॉपिक पर बेस्ड होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इस छोटे से लेक्चर को बिल्कुल आखिरी तक देखना है ताकि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे बता सकें और आप अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स आपने मुझसे पढ़े हैं उनकी एक सही प्रैक्टिस आप कर सकें। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मॉर्गन यूज्ड ड्रोसोफिला एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज, तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का यूज एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की तरह अपने लिंकेज के एक्सपेरिमेंट में किया था और भी बहुत सारे जेनेटिक्स की स्टडी में ड्रोसोफिला का हम लोग यूज करते हैं एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो उसके पीछे क्या कारण होना चाहिए? तो पहला यहां पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है, इट कैन नॉट बी रियर्ड एंड ब्रीड अंडर लैब कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि हम सिंथेटिक मीडियम पर ड्रोसोफिला को अंडर लेबोरेटरी कंडीशन बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है अ सिंगल मैटिंग प्रोड्यूसेस वेरी फ्यू ऑफ स्प्रिंग्स, तो यहां पर बिल्कुल गलत है। ये आपको मालूम है कि ड्रोसोफिला कम से कम सिंगल मैटिंग पर हम हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल गलत है। तीसरा यहां पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है, इट हैज हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर क्रोमोसोम, तो ये भी यहां पर बिल्कुल गलत है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनके पास क्रोमोसोम नंबर में केवल 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इन देयर सोमेटिक सेल, और इनके जो 4 डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और यहां तक कि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो हेटेरोमॉर्फिक है। तो अल्टीमेटली ये थर्ड नंबर का स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल गलत हो जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट आपको लगेगा क्योंकि इसमें दिया जा रहा है इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पान। तो हम सभी जानते हैं कि ड्रोसोफिला की केवल 14 डेज की लाइफ स्पान होती है। 14 डेज यानी कि 2 वीक भी मैं लिख सकता हूं, तो ये 2 वीक्स या 14 डेज की लाइफ स्पान रखती है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका आंसर 4। तो आंसर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फीमेल ड्रोसोफिला इज, तो फीमेल ड्रोसोफिला के बारे में आपको 4 यहां पर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि फीमेल ड्रोसोफिला के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसे सही डिफाइन करता है। तो पहला है स्मॉल इन साइज देन मेल, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि फीमेल ड्रोसोफिला जो होती है वो मेल ड्रोसोफिला के कंपैरिजन में साइज में लार्जर होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो मैं पहले स्टेटमेंट को यहां पर क्या कर देता हूं, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है लार्जर इन साइज देन मेल, तो ये एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है। बाकी हम ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। लार्जर इन साइज विद शॉर्टर लाइफ स्पान इन मेल, तो देखिए लार्जर इन साइज तो यहां पर सही लिखा हुआ है, लेकिन विद शॉर्टर लाइफ स्पान देन मेल, तो मेल और फीमेल दोनों की लाइफ स्पान एग्जैक्टली एक सी होती है यानी कि 14 डेज या 2 वीक्स, तो ये यहां पर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। एंड फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है हैविंग हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, तो ये भी यहां पर स्टेटमेंट फीमेल ड्रोसोफिला के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फीमेल ड्रोसोफिला में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हेटेरोमॉर्फिक नहीं होते हैं। फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है हम सभी जानते हैं कि वो XX हैं और मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY है, यानी कि मेल हेटेरोमॉर्फिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल हेटेरोमॉर्फिक नहीं होती है। आप देख सकते हैं फीमेल ये है जो साइज में लार्जर है। मेल के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर राइट आंसर जो होना चाहिए इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन 2। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा है यहां पर, लार्जर इन साइज देन मेल, तो ये एग्जैक्टली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू कंप्लीट लिंकेज, तो आपको कंप्लीट लिंकेज के कंपैरिजन में या कंप्लीट लिंकेज के आपको रिगार्डिंग यहां पर जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से एक ऑड स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना। ऑड मतलब जो गलत है, जो कंप्लीट लिंकेज को डिफाइन नहीं करता हो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं। पहला है 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा हुआ F2 फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये भी बिल्कुल सही। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कंप्लीट लिंकेज होता है तो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो 2 जीन होते हैं उनके बीच बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस होता है, वो टाइटली लिंक होते हैं और ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि जो F1 हेटेरोजाइगस होता है वो
रिकॉम्बिनेंट गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करता और इस वजह से आपको F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो 3:1 मिलता है, जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो दो जीन जिनकी आप स्टडी कर रहे हैं या जिनको लेकर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1 इन F2 जनरेशन। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो आपको F2 में 3:1 मिलेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 में आपको 3:1 मिलेगा और आप जब F1 हेट्रोजाइगस का टेस्ट क्रॉस करेंगे तो वहां पर आपको जो रेशो मिलेगा वो 1:1 मिलेगा, यानी कि 50% डोमिनेंट फिनोटाइप मिलेगा दोनों कैरेक्टर के रखने वाले प्रोजेनीज और 50% रेसेसिव फिनोटाइप दोनों कैरेक्टर्स के रखने वाले प्रोजेनी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं कंप्लीट लिंकेज के। और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है लिंक जीन्स टेंड टू सेपरेट फ्रीक्वेंटली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर गलत है, ध्यान से पढ़िए आप। लिंक जीन टेंड टू सेपरेट फ्रीक्वेंटली बिल्कुल नहीं। लिंकेज जिन जो दो जीन्स के बीच में होता है उनमें यह टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती कि वो एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली सेपरेट हों, सेग्रीगेट हों, बल्कि आप देखते हैं कि जब दो जीन के बीच में लिंकेज होता है और वो कंप्लीट लिंकेज होता है तो उस कंडीशन में वो दो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी सेपरेट होकर गैमीट्स में नहीं जाते और आपको 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिलता है F2 जनरेशन में। तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है। अब आप क्वेश्चन में क्या सिलेक्ट करना चाहते थे, तो आपको ऑड वन को सिलेक्ट करना था। 4 में से 3 सही ऑप्शंस हैं, यानी लिंकेज कंप्लीट लिंकेज के रिगार्डिंग 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और एक यहां पर ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑड वन में किसे कहूंगा, 4th नंबर के ऑप्शन को। तो यहां पर सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। और ऑप्शन 4 क्यों होगा राइट आंसर, क्योंकि चारों स्टेटमेंट में यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंप्लीट लिंकेज के अपोजिट है या कंप्लीट लिंकेज को डिफाइन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन में लेता हूं 4th नंबर। ये एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर्स ऑफ लिंक जीन्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इस तरीके से हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है 2 जीन्स के लिए, ठीक है ना, और उसमें ए और बी जीन्स जो हैं वो लिंक हैं, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है। अब आगे ये कहा जा रहा है कि जो एक क्रोमोसोम है, यानी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो कोई एक क्रोमोसोम होगा उसमें 2 जीन डोमिनेंट हैं और दूसरे क्रोमोसोम पर 2 जीन जो प्रेजेंट हैं वो रेसेसिव हैं। तो यहां पर मतलब मैं क्रोमोसोम बना लेता हूं। ये मान लीजिए आप एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसमें एक क्रोमोसोम पर 2 जीन जो प्रेजेंट है जिनके बीच में लिंकेज है वो डोमिनेंट है और एक क्रोमोसोम जो है उस पर प्रेजेंट 2 जीन जो है वो रेसेसिव है। इस प्रकार से जीनोटाइप क्या हो जाएगा इंडिविजुअल का, ये हो जाएगा। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस तरीके का जीन्स का अरेंजमेंट क्रोमोसोम पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्रोमोसोम पर 2 डोमिनेंट है जीन और एक क्रोमोसोम पर 2 रेसेसिव जीन है, तो आप इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया है, अगर किसी भी एक क्रोमोसोम पर 2 जीन जो कि नॉन अलीलिक होंगे अगर वो डोमिनेंट हैं या वो रेसेसिव हैं तो आप इस अरेंजमेंट को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। इस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, सिस अरेंजमेंट। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि सिस अरेंजमेंट। क्योंकि ट्रांस का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। ट्रांस का मतलब बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए सिस का अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी एक क्रोमोसोम पर 2 जीन जो नॉन अलीलिक ही होंगे, अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है या एक रेसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन इज नोन एज ट्रांस अरेंजमेंट। एंड यहां पर थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा था पार्शियली सिस पार्शियली ट्रांस, तो ये भी यहां पर बिल्कुल गलत है। पार्टली सिस और पार्टली ट्रांस तो ये बिल्कुल गलत है। मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये भी यहां पर गलत है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है सिस अरेंजमेंट, ठीक है ना। 5th नंबर क्वेश्चन पर आता हूं, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पी। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए, लिंकेज एक अलग चीज है, लिंकेज एक अलग चीज है और लिंकेज ग्रुप एक अलग चीज है। तो मैं यहां पर आपको बिल्कुल डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले लिंकेज ग्रुप क्या है।
लिंकेज ग्रुप का मतलब लिंक जीन्स नहीं होता है, बल्कि लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निकाल लेना है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड सेल, इन हैप्लॉइड सेल, या मैं कहूं तो गैमीट्स। आप किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म में आपसे पूछा जाता है कि कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो लिंकेज ग्रुप का लिंक जीन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। लिंकेज ग्रुप का कंसेप्ट यह है कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड सेट या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, वही गैमीट्स के थ्रू प्रोजेनीज में कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं या जीन्स हैं, उनको लेकर जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक हैप्लॉइड सेट होगा, जो गैमीट्स के थ्रू किस में जाएगा, प्रोजेनी में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी क्रोमोसोम जो गैमीट में प्रेजेंट होते हैं, वो एक साथ उन सभी कैरेक्टर्स के जीन्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में लेकर जाते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उन सभी क्रोमोसोम्स को हम लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, तो आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल या गैमीट्स। तो हम सभी जानते हैं कि पी प्लांट की जो डिप्लॉइड सेल होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 7 पेयर्स, यानी कि 14 क्रोमोसोम। और अगर मैं बोलूं कि पी प्लांट से जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, उनमें यानी कि उनकी हैप्लॉइड सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपका आंसर होगा ओनली 7 क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम को आप क्या मानेंगे, एक लिंकेज ग्रुप। क्यों मानेंगे? क्योंकि एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ ग्रुप्ड फॉर्म में पेरेंट से किस में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में। तो एक गैमीट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उतने हम उस गैमीट्स में क्या कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7। तो आपको अगर कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म को लेकर पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, तो आपको इतना आइडिया होना बहुत जरूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास टोटल कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं इन देयर डिप्लॉइड सेल। और अगर आपको यह मालूम है तो आप उसका हाफ कर दीजिए, और वो नंबर जो होंगे वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या माने जाएंगे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बिटवीन जीन Y एंड W इन ड्रोसोफिला? ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर एग्जाम में, तो बहुत केयरफुली आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आपको याद होगा कि जब आपने लिंकेज के एक्सपेरिमेंट में क्रॉस ए को स्टडी किया था, यानी कि TH मॉर्गन के लिंकेज एक्सपेरिमेंट में क्रॉस ए को स्टडी किया था, तो वो क्रॉस ए कंडक्ट किया गया था 2 कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि बॉडी कलर एंड ड्रोसोफिला में आईज का कलर। तो 2 कैरेक्टर्स को लेकर हमने कंडक्ट किया था एक डाइहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला में, जिसको हमने क्रॉस ए नाम दिया था। बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को आपने Y या Y+ से रिप्रेजेंट किया था, डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था, येलो या ब्राउन। और आइस कलर के लिए आपने डिफाइन किया था W या W+, से ये भी डिपेंड करता था कि आइस का कलर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बेसिस पर क्या है, व्हाइट या रेड। तो वहां पर जब इस एक्सपेरिमेंट को आपने कंडक्ट किया था, तो जो रिजल्ट आपको मिले थे वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। वहां पर हमें रिजल्ट मिला था 1.3% रिकॉम्बिनेशन एंड 98.7% पेरेंटल प्रोजेनिस। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनिस कितनी मिली थी हमें, 1.3%, और पेरेंटल प्रोजेनिस हमें कितनी मिली थी, 98.7%। तो अब आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बिटवीन Y एंड W इन ड्रोसोफिला क्या था, तो मैं आपको बता सकता हूं इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्रोमोसोमल मैपिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट
इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, और किसके रेफरेंस में? क्रोमोसोमल मैपिंग के रेफरेंस में। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्फ्रेड स्टुडवांट थे, उन्होंने परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर किसी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट किन्हीं भी दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया था। अगर आपको इतना याद है तो अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के बीच में, क्योंकि इससे इस पर डिपेंड करता है कि रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्रोमोसोम की मैपिंग करने में। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्रोमोसोमल मैपिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी मैंने ये नहीं बताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको क्या सिलेक्ट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं अभी इतना बता सकता हूं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटिंग जीन्स होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर डिफाइन करेगा या डिसाइड करेगा कि रिकॉम्बिनेशन कितना होगा। और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज अगर आपको मालूम है तो आप दो जीन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप क्रोमोसोम की मैपिंग कर सकते हैं। ऑन दिस बेसिस पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, और आपको क्या सिलेक्ट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, और जितना ज्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगा उतना रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, बट मैक्सिमम अप टू 50% रिकॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो इस ऑप्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। यानी कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये बता रहे हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। तो चलिए चौथा स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। द सीक्वेंसेस एंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन वेरियस जीन्स इज ग्राफिकली प्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपको किन्हीं भी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 3 जीन्स या 2 जीन्स या 4 जीन्स, कितने भी जीन्स हो, अगर आपको उनके बीच का रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज मालूम है तो आप उनके सीक्वेंस को और उनके बीच के डिस्टेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही हमें अल्फ्रेड ने बताया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको सिलेक्ट क्या करना है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना था। इस बेसिस पर थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। और ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली सुना, पेशेंस के साथ समझा, और आशा करता हूं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।